गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है गैम्बलिंग लॉ ऑफ कर्नाटका। तो अभी रिसेंटली कर्नाटका जो है उसने अपना कर्नाटका पुलिस एक्ट जो है उसको अमेंड किया है और गैम्बलिंग हर तरह की, चाहे वो ऑनलाइन गैम्बलिंग भी हो, उसको एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया है। ठीक है। तो ये क्यों न्यूज़ में आ रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली, अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर ही जो है अगस्त और सितंबर में खासकर तमिलनाडु और केरला के जो ये गैम्बलिंग का लॉ था उसको स्ट्रक डाउन कर चुका है वहाँ के हाई कोर्ट्स। फिर भी जो है कर्नाटका ने ये रिस्क लिया है और कर्नाटका ने सेम ऐसा सा ही एक लॉ जो है वो अमेंड करके पास किया है, जिसमें गैम्बलिंग को उन्होंने इलीगल बनाया है, उसको एक तरह से कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों जो है तमिलनाडु और केरला के एक्ट्स को जो है उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर उनको अल्ट्रा वायर्स कह के जो है वो डिस्कार्ड कर दिया था वहाँ के हाई कोर्ट ने। क्योंकि अब जो गेम्स वाले हैं, जो ऑनलाइन गेम्स जो बनाते हैं कंपनीज, उनका ये एक आर्ग्यूमेंट है कि जो गवर्नमेंट का लॉ है गैम्बलिंग का, वो दो तरह की गेम्स होती हैं। एक होती है गेम्स ऑफ स्किल, एक होती है गेम्स ऑफ चांस। आपका जो गैम्बलिंग है वो तो गेम ऑफ चांस है, आप चाहे उसमें हो सकता है आप उसमें जीतो या हो सकता है आप ना जीतो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जिसमें आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका स्किल अच्छा है तो आप उसको गेम को जीत जाओगे। तो आप इन दोनों गेम्स को सेम तो नहीं मान सकते ना, कि कुछ गेम्स तो चांस से रिलेटेड है, आपका कोई स्किल उसमें काम नहीं आ रहा, सिर्फ चांस है, वो तो सच में गैम्बलिंग है। लेकिन जिस गेम में आप अपना स्किल से उसको जीत सकते हो तो उसको आप चांस बेस्ड या गैम्बलिंग नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसी यही आर्गुमेंट दिया, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। और जो कॉम्पिटेटिव गेम्स हैं स्किल्स की, उनको कहा कि ये आर्टिकल 19 का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और आप इसको जो है वो आप इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते। और इसलिए जो एक्ट्स हैं इन दोनों के, मद्रास और केरला हाई कोर्ट ने दोनों ने अपनी अपनी स्टेट्स के जो एक्ट है उनको अल्ट्रा वायस डिक्लेयर करके जो है वो नल एंड वॉइड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कर्नाटका ने भी अगर यही किया है तो इनके भी एक्ट के साथ यही एक तरह से होगा, ठीक है। इसको भी जो है वो null and void कर दिया जाएगा। So now let us see this topic in English: gambling law of Karnataka. So recently, Karnataka state legislature has passed a legislation to amend the Karnataka Police Act, and they have made all types of gambling, including the online gambling, a cognizable and non-bailable offense. So why is it in news? So because recently, in the last 2-3 months, the acts of both Tamil Nadu and Kerala have been declared null and void by their respective high courts, because the argument of the gaming companies, the online gaming companies, was that there are two types of games. One is a game in which you have, which is purely based on luck. You cannot apply your skill, it is just based on the luck, and that is actually gambling, okay. But there are certainly some games in which you can apply your skills, and in case you are experienced, you have that skill, then you can win that game, okay. So you cannot club these two things as gambling. So the first one, which is the one in which your victory depends upon chance or luck, it is gambling. But in case you have the option to apply your skills and you can win that game by applying your skill, then you cannot say that that particular game is gambling, okay. So this is the argument which was given by the online gaming companies, and it was accepted by the courts. And that's why they have said that these games which are based upon skill, they are part of the article 19 of the constitution. They are protected under it because of freedom of trade, basically. So that's why the court declared such laws as unconstitutional or ultra vires, okay. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेटिकन सिटी। तो अभी जो है आपको पता होगा पीएम मोदी जो है वो पोप फ्रांसिस से मिले हैं। तो ये 20 साल के बाद एक ऐसी मीटिंग हुई है कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो पोप से मिले हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो वेटिकन गए थे और वहाँ पर उस टाइम के जो पोप थे जॉन पॉल जी, उनसे मिले थे। तो अब जो वेटिकन है वो है तो आपके इटली के अंदर, लेकिन जो वेटिकन सिटी है वो एक अलग कंट्री है, समझ लो, ठीक है। एक उसकी अपनी गवर्नमेंट है, वो एक अपनी स्टेट, एक सोवरन स्टेट है जो है। उस हम गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? द होली सी,
ठीक है। तो इंडिया और द होली सी के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1948 में बने थे। तो इंडिया जो है, आपको याद रखो कि सेकंड लार्जेस्ट कैथोलिक पॉपुलेशन है इंडिया में, एशिया में इंडिया में सबसे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है कैथोलिक्स की, ठीक है। अब वेटिकन सिटी एक स्टेट है, प्रॉपरली एक स्टेट है, सोवरेन स्टेट है, इटली का पार्ट, इटली के अंदर है वो लोकेटेड, बट वो इटली का पार्ट नहीं है, एक सोवरेन स्टेट है, उसमें इटली की पुलिस अंदर नहीं जा सकती, ठीक है, वो क्योंकि वो अलग कंट्री है, द होली सी गवर्नमेंट वहाँ पर चलाती है उसे, ठीक है। 1929 में एक ट्रीटी, लैटरन ट्रीटी के अंतर्गत जो है उसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया था इटली से, ठीक है। अब वो एक डिस्टिंक्ट टेरिटरी है जिसकी ओनरशिप, डोमिनियन, सोवरेन अथॉरिटी और ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरी होली सी के पास है, ठीक है। सिर्फ 49 हेक्टेयर्स की एक कंट्री है, उसके अंदर सिर्फ 825 लोग रहते हैं, तो इसलिए ये टेरिटरी वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी स्मॉलेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, वेटिकन सिटी। सो पोप फ्रांसिस हैज रिसेंटली रिसीव्ड पीएम मोदी इन अ प्राइवेट ऑडियंस at the apostolic palace in the Vatican. So this is the first meeting between an Indian Prime Minister and a Pope in more than 2 decades. The last time an Indian Prime Minister met the Pope was in 2000s, when Atal Bihari Vajpayee ji met the then Pope John Paul II. So the government of Vatican, that is the Holy See, and India had established diplomatic relations in 1948, and you must be knowing that India has the second largest Catholic population in Asia. So this Vatican City is basically a sovereign country or a sovereign state in which Italian government cannot enter, of course, because this Vatican City is a sovereign state which is run by the name of the Holy See, and it was severed, or it was made independent from Italy through the treaty of the Lateran Treaty in 1929, and today it enjoys the full ownership, exclusive dominion, and sovereign authority and jurisdiction over this particular Vatican City territory. Okay, so this is the smallest state, both population wise as well as area wise, because only 825 people are living in Vatican City, and the area is just 49 hectares. Okay, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज समुद्रयान। तो अभी यूनियन मिनिस्टर जो हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो आपके वैसे तो साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं, बट उन्होंने एक प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, उसको लॉन्च किया है जिसका नाम है समुद्रयान, ठीक है। तो समुद्रयान क्या है, एक डीप ओशन मिशन जो है हमारा, उसके लिए एक मैंड एक जो है वो एक व्हीकल बनाया है। तो इंडिया जो है वो एलीट क्लब ऑफ नेशंस को उसने ज्वाइन किया है, जो जैसे कि यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना, सिर्फ इन्हीं के पास अभी तक इतने डीप अंडर वाटर जाने के व्हीकल्स हैं। अब इंडिया के पास भी आ गए हैं, तो इससे इंडिया जो है आने वाले टाइम में सब सी एक्टिविटीज़ कर सकता है, जैसे कि हमारा डीप ओशन मिशन कहता है पॉलीमेटालिक मैंगनीज नोड्यूल्स को जो है आपको एक्सप्लोर करना है, गैस हाइड्रेट्स एक्सप्लोर करने हैं, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स एक्सप्लोर करने हैं, कोबाल्ट क्रस्ट एक्सप्लोर करने। तो इस सब के लिए ही जो है इस डीप ओशन मिशन के व्हीकल को बनाया गया है, ठीक है। तो अब एक और व्हीकल है मत्स्य 6000, जिसको इसरो, IIT मुंबई और DRDO मिलकर इसको बना रहे हैं। फिर एक और ऐसा व्हीकल है, ठीक है, जिसके सी ट्रायल चल रहे हैं, 500 मीटर तक जा सकता है वो अंडर द वाटर। तो अब जो है वो आने वाले साल में 2022 या 2024 तक ऐसे कुछ व्हीकल्स जो है वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो एक फेंडुजे ऐसा ही एक व्हीकल चाइना के पास भी है, जिसने कि 2020 में इसको जो है चलाया था, और वो 11,000 मीटर तक की वाटर डेप्थ्स में जा सकता है, ठीक है। तो ये अभी तक का जो सबसे नीचे जाने का जो व्हीकल अभी तक जो है वो चाइना ने बनाया है, फेंडुजी, जो कि 11,000 मीटर वाटर की डेप्थ में, मतलब 11 किलोमीटर आप लगा लो, वो वाटर के अंदर जा सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, समुद्रयान। So you may be knowing about the deep ocean mission already. Okay, we have already discussed it ample times. So we have to fructify that deep ocean mission, we have made the first manned ocean mission Samudrayan. So it is basically a vehicle, and an underwater vehicle, which will be used to go in the ocean, deep in the ocean. So India has joined an elite club of nations which have this vehicle. So US, Russia, Japan, France and China, they have such underwater vehicles, and Ministry of Earth Sciences has got this vehicle Samudrayan now, and using this vehicle they will be able to
explore polymetallic manganese nodules, gas hydrates, hydrothermal sulfides, etc. So whatever we were thinking about in the deep ocean mission. Okay, so we have also started developing certain other vehicles like Matsya 6000. So they will be not as deep as the Samudrayan, but they are also under construction stage, and they will be out soon in the next 1 or 2 years. Okay, so China in 2020 has become the country which was able to touch 11,000 meters of water depth using this vehicle named Fenduzi. Okay, so now let us see the next topic, which is Tushil. तो एक फ्रिगेट है जो इंडियन नेवी को डिलीवर की है रशिया ने, P113135.6 क्लास की ये फ्रिगेट है। तो 7th फ्रिगेट होगी इंडिया की, इंडियन नेवी के पास ये इस क्लास की, और इसको कैलिनिनग्रैड जो है ये पोलैंड के ऊपर एक टेरिटरी है रशिया की, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर रशिया को एक टेरिटरी है जो है मिली हुई है, और वो है जो है वहाँ से हमारे को ये नेवी की जो है फ्रिगेट बनाकर मिली है हमें ये। इसका नाम तुशील रखा गया। तुशील का मतलब होता है प्रोटेक्टर शील्ड, ठीक है। तो अब इंडिया और जो है रशिया के बीच में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था अभी बहुत रिसेंटली, और उसके अंदर ये था कि 2 फ्रिगेट्स रशिया में बनेंगी और 2 फ्रिगेट्स जो है वो इंडिया में मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा, ठीक है। तो जो 2 वाली हैं उसमें से जो है पहली आपको जो है ये मिल गई है तुशील नाम की। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, तुशील। So 7th Indian Navy frigate of P1135.6 class has been recently received by India at Yantar shipyard, Kaliningrad, Russia. So for those who do not know about where this Kaliningrad is located, so you must see this location in the map. It is just above Poland, and it is a part of Poland, but it is a Russian territory. Okay, so from this very location, this is a very strategic location, and India has received this frigate from this location. And there was an intergovernmental agreement between government of India and government of Russia, and according to this agreement, 2 ships of this particular class were to be made in Russia, and 2 ships were to be made in India at the Messrs Goa Shipyard Limited. So out of the 2 ships which were to be made in Russia, the first one has been delivered and the next one will be delivered anytime soon, and then the 2 ships at India will be made. Okay, so now let us see the next topic, which is legal awareness प्रोग्राम फॉर विमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है नालसा, इन दोनों ने मिलकर एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम विमेन के लिए शुरू किया है जिसका नाम है एम्पावरमेंट ऑफ विमेन थ्रू लीगल अवेयरनेस। इसको वाराणसी से लॉन्च किया गया है। इसमें सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कवर की जाएंगी। विमेन को इसमें अवेयर कराया जाएगा कि आप कैसे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। आप विमेन और गर्ल्स को उनके राइट्स के बारे में बताया जाएगा, कैसे वो जितने भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, उसको कैसे वो अप्रोच कर सकती हैं और कैसे यूटिलाइज कर सकती हैं, ये सब समझाया जाएगा, ठीक है। सो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट रखा गया था लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम नाम का, जो कि 15 अगस्त 2020 में लास्ट ईयर जो है कमीशन ने लॉन्च किया था, नेशनल विमेन कमीशन ने, और उसको 8 स्टेट्स में चलाया गया था। उसी को ही सक्सेस के बाद अब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है ऑल इंडिया लेवल पर। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या है? तो ये आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट जो है 1987 का, उसके अंदर इसको बनाया गया था। तो ये 1995 में बनी थी ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, और इसका मेन मोटिव ये है कि फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज दी जा सके जो कि पुअर सेक्शंस या वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके पैट्रन इन चीफ होते हैं, और सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं इस अथॉरिटी के, और ये फ्री कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज देने की बात करते हैं वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, क्योंकि वो तो आपको पता ही है कि वो महंगे लॉयर्स वगैरह तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको जो है वो सस्ते में या फिर इवन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीगल सर्विसेज देने की ये नालसा ट्राई करता है, ठीक है। अब नेशनल कमीशन फॉर विमेन क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स एक्ट में बनी है। अब ये विमेन की इक्वालिटी और इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ को अचीव करने के लिए बनाई गई है, उनको उसके तरफ को ये काम करती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर विमेन। सो बोथ द नेशनल कमीशन फॉर विमेन एंड नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, they have launched this pan India program called
empowerment of women through legal awareness. So this has been launched from Varanasi, and it will cover all states and union territories across the country, and it will make women aware about the various machineries which are available for them to access the justice delivery system. It will also sensitize women about their rights and how they can approach various channels of to address redress their grievances. And this program was initially launched as a pilot project, which was the legal awareness program. It was launched by the National Women Commission in partnership with the NALSA, and it was launched at the grassroots level at on 15th of August last year, rather 2020. So it was launched initially as a pilot project in 8 states, but after the success of this pilot project, and now it has been launched at the pan India level. So about the National Legal Services Authority, it is constituted under the Legal Services Authorities Act 1987, and it aims to provide free and competent legal services to the weaker sections of society. The Chief Justice of India acts as the patron in chief, and the second senior most judge of the Supreme Court of India acts as the executive chairman of this authority. Okay, so about the National Commission for Women. So it is a statutory body which was established under the National Commission for Women Act. It aims to enable women to achieve equality and equal participation in all spheres of life. It has several functions, both constitutional, legal, and others. Using all those powers, it aims to enable women to achieve gender equality. Okay, so now let us see the next topic, which is Energy Conservation Act 2001. तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि रीन्यूएबल एनर्जी की जो है पेनिट्रेशन को और बढ़ाने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स करेंगे. अब इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि जो एंड यूज सेक्टर्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट, इन सब में भी हम रीन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और ज़्यादा एनहांस करेंगे. फिर ये भी डिफाइन करेंगे कि जो आपके जैसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या कोई एस्टैब्लिशमेंट है, उनको कितना मिनिमम जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना है अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा करते हुए. ठीक है. फिर कार्बन मार्केट डेवलपमेंट करनी है इंडिया में. फिर उसके बाद क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को कैसे हम सारे सेक्टर्स में फैला सकते हैं. ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना है. कार्बन क्रेडिट्स जो है उसको कार्बन मार्केट से ऑफकोर्स लिंक होगा वो तो उसको कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में. और लार्जर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं उसको कैसे हम इस एक्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं. ये सारी अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं. ठीक है. तो ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में पास हुआ था, और ये एक लीगल फ्रेमवर्क बनाकर देता है, और ताकि आप रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना सकें सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल्स पर, कि हम कैसे एनर्जी एफिशिएंसी ड्राइव इंडिया में चलाएं. ठीक है. तो कंज्यूमर्स से रिलेटेड से लेकर आपके स्टैंडर्ड और लेबलिंग अप्लायंसेस की लेबलिंग करना कि वो 5 स्टार हैं, 3 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, आपको पता ही है ये तो. ठीक है. फिर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स बनाना, इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाया है इसी के अंदर, एक्ट के अंदर. ठीक है. फिर एक एनर्जी कंजर्वेशन फंड भी बनाया गया है इस एक्ट के अंदर, और इसके अंदर कुछ वॉलंटरी और मैंडेटरी दोनों की तरह के प्रोविजंस हैं, ताकि हम एनर्जी एफिशिएंसी को एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें इंडिया के अंदर और प्रोग्राम्स अलग अलग चला सकें. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. सो लुकिंग एट दी scope and the opportunities provided by the renewable energy in India, the government has decided to amend the certain sections of Energy Conservation Act 2001. So the amendments which are proposed are as follows. So the first one is that the government aims to enhance the demand of renewable energy in end use sectors like industry, buildings, transport, etc. It also wants to define the minimum share of renewable energy that the establishments or industrial units would have to obey while fulfilling their energy needs. And this amendment also proposes that we should have a carbon market in India, and using the carbon credits, how we can develop clean technologies in India, how we can promote green hydrogen in India. And there are several other amendments also, like it also wants to expand the scope of this act to include larger residential buildings in the country so as to promote sustainable habitat. So this act was Energy Conservation Act was passed in 2001, and it provides a legal framework
and a regulatory mechanism at both state and central level, so as to embark upon energy efficiency drive in the country. So it has five major provisions, like which are related to the designated consumers, standard and labeling of appliances. You know already about that. You have the 3-star, 4-star, 5-star appliances. So it also has energy conservation building codes, creation of an institutional setup. You know that Bureau of Energy Efficiency was set up under this act. Also, there is a provision of establishment of energy conservation fund. Okay, so apart from the voluntary, there are some mandatory provisions in the act also, so as to promote energy efficiency and a sustainable habitat in the country. Okay, so now let us see the next topic, which is Lakhpati SHG women. तो अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जितने भी रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनमें जो विमेन हैं उनको कम से कम 1 लाख रुपए हर साल की जो है इनकम उनकी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें कहा गया है कि 25 मिलियन रूरल एसएचजी विमेन जो है वो उनके अगले 2 साल के अंदर उनको सपोर्ट जो है वो लाइवलीहुड देने की बात की जा रही है। अब बहुत सारी पुअर विमेन इसके अंदर काम करती हैं। स्कीम के अंदर आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, तो उसके अंदर जितनी भी हर क्लास हर कास्ट की विमेन जो है वो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम कर रही हैं, तो बैंक कैपिटलाइजेशन सपोर्ट भी उनको दिया जाएगा और उनके लिए ड्यू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जाएंगी। और ये इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी कि 1 लाख रुपए की एटलीस्ट हर साल की इनकम उनकी हो जाए। और ये इंस्पिरेशनल होगा, ठीक है, और एस्पिरेशनल भी होगा ये फिगर जो 1 लाख की है। अब ये आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है ये आपको पता ही है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसको 2011 में जो है वो लॉन्च किया गया था रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया गया था कि एटलीस्ट हर रूरल पुअर हाउस होल्ड में से एटलीस्ट एक विमेन जो है वो किसी ना किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन जाए। और हम जो है 10 करोड़ हाउस होल्ड्स को इसमें कवर करने का ट्राई किया है हमने। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है कम्युनिटी प्रोफेशनल्स उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहे हैं उनका। ठीक है, फिर मिशन मोड में इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है ताकि जो है उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Lakhpati SHG women. So as to increase the income of rural self-help group women, the government or the Ministry of Rural Development has decided that they would make some initiatives so as to increase their income uh, to at least 1 lakh per annum. Okay, so the plan is that the government should provide livelihood support to 25 million rural self-help group women in the next 2 years. And you know already that poor women from several sections of society are part of these self-help groups which are formed under the National Rural Livelihoods Mission. So several types of support like bank capitalization support etc would be provided so that livelihood opportunities for such women could be created, and they can earn at least 1 lakh rupees per annum for their household. So this scheme is under the National Rural Livelihoods Mission. You already know about this mission. This Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihoods Mission. It's a centrally sponsored scheme and it was launched in June 2011 to address the problem of rural poverty. So it has an objective that at least one woman from each rural household should become a part of self-help groups, and the government would with the support of community, the government would provide several initiatives and support to these self-help groups so as to create livelihood opportunities for them. Okay, so now let us see the next topic, which is long range bomb. तो इंडियन एयरफोर्स और DRDO की जो है एक लैब ने सबसे पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एक लॉन्ग रेंज बॉम्ब बनाया है जो कि एक फाइटर जेट से जिसको ओडिशा में टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो इसकी रेंज 50 से 150 किलोमीटर की रेंज है। इसको DRDO के एक लैब है हैदराबाद बेस्ड, उसने बनाया है और ये लैंड बेस्ड टारगेट को इसने बहुत ही एक्यूरेसी से जो है वो अचीव किया है। तो इंडिया जो है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को अचीव किया है कि आप जो है
फाइटर जेट से जो लैंड लॉन्ग रेंज बॉम्ब को आप लॉन्च कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। इंडियन एयरफोर्स टीम has recently tied up with DRDO and they have tested this first indigenously developed long range bomb from a fighter jet over Balasore in Odisha. So this bomb has a long range of 50 to 150 kilometer. It can be launched from a fighter jet. So DRDO's Hyderabad based lab has created it, and it has been successfully tested, and it has strike, or it was released from the aircraft, and it has strike the land based target at a long range with very high accuracy. So we have become a very we have marked an important milestone in the creation of this kind of systems. So launching a long range bomb from a fighter craft, we have achieved that capability also now. Okay, so now let us see the next topic, which is मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, ठीक है। तो यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, उन्होंने उत्तराखंड की एक स्कीम है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, उसको लॉन्च किया है। तो इसके अंदर क्या है कि आप जो है हिल्स में एनिमल्स के लिए फॉडर जो है वो अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 2000 फार्मर्स जो हैं उनको जिम्मेदारी दी है कि वो मेज़ को कल्टीवेट करेंगे 1000 एकड़ लैंड पर, और उससे क्या होगा कि न्यूट्रिशियस एनिमल फीड तैयार होगा, और जो है 1 लाख फार्मर्स जो है उनको फॉडर जो है भी मिल पाएगा। और जो है जो ये फार्मर्स जो इसको उगाएंगे उनको भी एक तरह से जो है मेज़ वो बेच सकते हैं, और जो उसका जो उसके लीव्स या उसके जो प्लांट होगा उसको वो फॉडर की तरह यूज़ करने के लिए भी उसको बेच सकते हैं, और जो एनिमल का भी फॉडर जो है वो अरेंज हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। मुख्यमंत्री घसियारी Kalyan Yojana. So Union Home Ministers has recently launched this scheme in Uttarakhand, and because you know that in the hill states it is very difficult to provide fodder for animals, so the government has decided under this scheme that they would be motivating 2000 farmers in the state to cultivate maize on about 1000 acres of land. So apart from creation of maize, they would also be creating the nutritious animal feed in a scientific way. So as a whole it will be benefiting 1 lakh farmers of the state. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.